प्रिय बच्चों, कक्षा 11 भूगोल के आज 6वें अध्याय का प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस क्रम में मैं एक बार आपसे फिर बताना चाहूँगा कि भूगोल का जो पहला अध्याय, भूगोल को आपने एक विषय के रूप में अध्ययन किया। इसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति, उसके निर्माण और विकास की बातें हम लोगों ने आगे के लेसन में की। हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ा, भूकंप और ज्वालामुखी से संबंधित प्रक्रियाओं को पढ़ा, जो भूमि के अंदर प्लेट्स चलती हैं उनके विषय में पढ़ा, और अंततः हमने भूपर्पटी के निर्माण में जो शैल और खनिज तत्व अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं उनके विषय में पढ़ा। इस क्रम में हम लोगों ने चौथे अध्याय को छोड़ दिया, जो महाद्वीपों और महासागरों के विकास और विस्तार के संदर्भ में था। और आपको पता ही होगा कि लंबे लॉकडाउन के चलते माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा पाठ्यक्रम को 30% कम करने के क्रम में वह पाठ हटाया गया। तो आइए आज हम इस 6वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं, जिसका नाम है भू आकृतिक प्रक्रियाएं। भू आकृतिक प्रक्रियाएं वह प्रक्रियाएं हैं जो इस धरातल पर, इस भूपटल पर परिवर्तन करती हैं। इस क्रम में सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा धरातल समतल क्यों नहीं है। ये पहला बिंदु है। इस अध्याय को समझने के दृष्टिकोण से मैंने कुछ बिंदु निर्धारित किए हैं और 4 बिंदु आपके सामने लिखे गए हैं। कुछ और बिंदु हैं जिस पर आज चर्चा होगी। तो पहले इनमें हम सबसे पहले धरातल समतल क्यों नहीं है, इस पर विचार करते हैं। बच्चों, धरातल समतल क्यों नहीं है? आप अगर हमारी पृथ्वी के भूतल को देखें तो प्राकृतिक भूदृश्य हमको भिन्न भिन्न प्रकार के दिखाई देते हैं। कहीं गगनचुंबी पर्वतमालाएं हैं, कहीं कम ऊंची पर्वत चोटियां, पहाड़ियां हैं, कहीं समतल पठार हैं, समतल मैदान है, तो कहीं गर्त, गहराई और बेसिन है। ये जो भूदृश्य हमें धरातल पर अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं, ये प्रमाणित करते हैं कि हमारा धरातल समतल नहीं है। अगर हम बात करें कि समतल क्यों नहीं है, तो जब हम इसका अध्ययन गहराई से करते हैं तो हमको पता लगता है कि 2 ऐसे प्राकृतिक बल हैं, 2 ऐसी प्राकृतिक शक्तियां हैं जो पृथ्वी के अंदर से और बाहर से कार्य करती हैं और वो इसे समतल होने नहीं देती। ठीक है? तो ये कार्य किस प्रकार होता है और वो शक्तियां कौन कौन सी, वो बल कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम दूसरे बिंदु के माध्यम से समझते हैं। धरातल को प्रभावित करने वाले बल या शक्तियां। ठीक है? तो बच्चों, ये जो भूपर्पटी हमारी है, यानी धरातल का जो ऊपर का हिस्सा है, वो स्थिर नहीं है, गत्यात्मक है, यानी गतिशीलता है उसमें। ये गतिशीलता क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों है, यानी गहराई, ऊपर से गहराई की ओर या गहराई से ऊपर की ओर, और इस तरीके से, यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों दिशाओं में ये गतिशीलता हमको देखने को मिलती है। यह बात निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि भूतकाल में आज की अपेक्षा ये गतिशीलता और भी अधिक रही होगी।
तो ये गतिशीलता दो बलों के कारण है जो मैंने अभी भी बताया था। वास्तव में पृथ्वी का जो धरातल है, यो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, जो प्राप्त ऊर्जा है सूर्य से, उससे एक प्रकार का बाह्य बल उत्पन्न होता है जो धरातल को ऊपर से प्रभावित करता है। साथ ही साथ यह भी निश्चित है कि आंतरिक बल भी सक्रिय है जो पृथ्वी के भीतर से कार्य करता है। इसका मतलब धरातल बाह्य और आंतरिक बलों से लगातार प्रभावित रहा है और आज भी है और आगे भी यह प्रभावित रहेगा। यह सदैव परिवर्तनशील भी रहा है। तो ये जो दो बल हैं, इनमें से जो पहला बल है उसको हम बहिर्जनिक बल कहते हैं। बहिर्जनिक, एक्सोजोनिक बोलते हैं इसको। एक्सोजोनिक बल जो होता है वो बाह्य बल यानी बाहरी बल, और दूसरा इंडोजोनिक है। इंडोजेनिक बल जो है वो अंतर्जनिक है। तो एक्सोजेनिक और इंडोजेनिक दोनों परस्पर विरोधी बल हैं। एक बाहर से लगता है बहिर्जनिक यानी एक्सोजेनिक, और दूसरा बल जो अंदर से लगता है वो इंडोजेनिक है, जिसको कि हम अंतर्जनिक बल कहते हैं। बहिर्जनिक बलों की क्रियाओं का परिणाम क्या होता है, यानी बाहर से जो बल कार्य करते हैं, जो बाहरी शक्तियां कार्य कर रहे हैं, उनका परिणाम यह होता है कि उभरी हुई भू आकृतियों का विघर्षण होता है। यानी जो धरातल पर उभरी हुई आकृतियां या भूदृश्य होते हैं उनका विघर्षण, माने उनको काट छांट करना, उसको घर्षित करना, घिसना, रगड़ना। इसके साथ साथ बेसिन और गर्तों का पटाव या भराव भी इस प्रक्रिया में शामिल होता है। जबकि जो अंतर्जनित बल होता है वो उभार पैदा करता है। ये वही उभार होता है जिसको बहिर्जनिक बल काट छांट करके ले जाके गर्तों में और निचली भूमि में उसका पटाव करते हैं। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा और डीप समझने के लिए तल संतुलन की बात करेंगे। जी हां, तीसरा बिंदु तल संतुलन, जिसको हम ग्रेडेशन के नाम से जानते हैं। तल संतुलन क्या है? धरातल पर अपरजनित बल के कारण उच्चावच के अंतर का कम होना। ध्यान दीजिए, धरातल पर अपरजनित यानी जो ऊपर का बल है, ठीक है, वो उसके कारण उच्चावच का अंतर कम होना तल संतुलन कहलाता है। ये अपर्दन की प्रक्रिया होती है। यानी जो हमारे बहिर्जनित बल हैं या ऊपर जनित बल हैं, उसमें जो अपर्दन होता है, जो शैल या चट्टानों को ऊपरी तल को काट छांट करता है, तो इस अपर्दन के कारण उच्चावच के अंतर का जो कम होना होता है, यानी उससे जो उच्चावच कम होता है, उसका जो अंतर कम होता है, इसे ही तल संतुलन कहते हैं। यानी अगर इसको परिभाषित किया जाए कि तल संतुलन क्या है, तो आप लिखेंगे कि धरातल पर अपर्दन के कारण उच्चावच के अंतर का कम होना, ये तल संतुलन कहलाता है। उच्चावच के अंतर का कम होना मतलब जैसे एक बहुत ऊंची पर्वत श्रृंखला है, पर्वत चोटी है, ठीक है, अब उस पर अपर्दन की प्रक्रिया के जो कारक हैं वो उसको काट छांट करते हैं, घिसते हैं, तोड़ते हैं, तो क्या होता है, पर्वत का जो ऊंचाई है वो थोड़ी कम हो जाती है। यानी उच्चावच का जो अंतर था वो थोड़ा कम हो गया। तो इस अंतर का कम होना ही तल संतुलन कहलाता है। अंतर्जनित बल जो होते हैं ये निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाते हैं। जैसे पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया पर्वतों को हमेशा ऊपर की तरफ उभार देती रहती है, इसी तरह उच्च भूमियां जो हैं वो अंतर्जनित बल के कारण उभार पाती हैं।
यानी समतल धरातल से ऊपर की ओर ये उठती हैं। जबकि बहिर्जनिक शक्तियां जो होती हैं, इस उच्चावच की भिन्नता को मिटाकर उसे समतल करने की कोशिश करती रहती हैं। ऊपर की जो शक्तियां हैं वो इस उभरी हुई आकृतियों को, भूदृश्यों को काट छाट करके, घिस करके उस भिन्नता को मिटाने की कोशिश में लगी रहती हैं, लेकिन वो इस प्रयास में असफल रहती हैं। इससे क्या होता है? ये अंतर बना रहता है। क्यों? यह अंतर तब तक बना रहता है जब तक अंतर्जनित और बहिर्जनिक शक्तियों में विरोधात्मक कार्य चलता रहता है। इसका मतलब समझिए, पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया जो अंतर्जनित प्रक्रिया है, वो पर्वत को उभार देती रहती है, और बहिर्जनिक शक्तियां उस पर्वत को ऊपर से छांटती रहती हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं अंतर्विरोध के रूप में चलती रहती हैं। इसलिए तल संतुलन इसी प्रकार रहता है, यानी वो तल को समतल नहीं होने देता, क्योंकि दोनों शक्तियां एक साथ कार्य करती रहती हैं, दोनों कार्य एक साथ चलता रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर्जनित और बहिर्जनित दोनों शक्तियों के बीच एक विरोधात्मक संबंध होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अंतर्जनित बल भू आकृति निर्माणकारी शक्तियां हैं, जबकि बहिर्जनित बल विघर्षण की शक्ति के रूप में, यानी घिसने वाली शक्ति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो उम्मीद है तल संतुलन आप समझ गए होंगे। अब हम अगले बिंदु की बात करते हैं, भूतल उपयोग की सीमा। बच्चों, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। धरातल के भूभाग को वर्तमान आकार, यानी आज जैसा हमारा धरातल है, इस तरह धरातल बनने में कई हजार साल लगे हैं। यह भूतल संवेदनशील है। आज मानव जीवन जो है वो इस धरातल पर, इस संवेदनशील भूतल पर आश्रित है। मनुष्य इस भूतल का बहुत व्यापक और सघन उपयोग करता है। लगभग सभी जीवों का धरातल के पर्यावरण के अनुवाह में योगदान है। लेकिन आज क्या हो रहा है? विकास की अंधी दौड़ में मनुष्य ने इन संसाधनों का निर्ममता से दोहन किया है। इस भूमि का उपयोग करता है, इसके संसाधनों का उपयोग करता है, लाभ कमाता है, लेकिन इसकी एक निश्चित सीमा होनी चाहिए। आज सीमा टूट गई है। विकास की अंधी दौड़, जैसा मैंने कहा, उसके क्रम में मनुष्य ने सारी सीमाओं को, सारी वर्जनाओं को तोड़ दिया। उसने संसाधनों का अति दोहन, निर्ममता पूर्वक प्रयोग का मतलब होता है कि उसका इतनी कठोरता से उपयोग करता है, इस प्रकार से उपयोग करता है कि वो संसाधन बहुत तेजी के साथ समाप्त होते जा रहे हैं। यानी इतना निर्ममता पूर्वक दोहन हो रहा है कि अब उसका उपयोग दुरुपयोग में बदल गया है। इसलिए हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है और इस बात की आवश्यकता है आज के दौर में कि हम इस भूमि परपटी, इस संसाधन का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से और नियोजित ढंग से करें, ताकि हमारी आने वाली भावी पीढ़ी तक इसकी संभाव्यता बनी रहे। यानी ये संसाधन रूपी भूमि, ये भूपरपटी जिसका हम उपयोग अपने लाभ के लिए करते हैं, ये हमारी आने वाली कई पीढ़ियों तक स्थानांतरित होती रहे और लोगों को उनका लाभ मिलता रहे, न कि इस कदर बेदर्दी से इसका उपयोग किया जाए कि वो संसाधन जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। ठीक है, अभी जैसा कि मैंने कहा, इसके कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं से आज हम लोग परिचित होंगे। मैं पहले उन बिंदुओं को यहाँ आपके समक्ष लिखता हूँ।
उसके बाद फिर हम लोग उन बिंदुओं को भी समझेंगे। तो बच्चों, ये अगले 3 बिंदु आपके समक्ष हैं और आप देख रहे हैं जो ये भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं, ये आपके पाठ का ही हेडिंग यहाँ आ गई, क्योंकि अब हम इसको थोड़ा विस्तृत और गहन ढंग से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। भू आकृतिक प्रक्रियाएं क्या हैं? कुछ तो आपने पीछे के बिंदुओं के माध्यम से समझ लिया, लेकिन अगर इसको एक विशिष्ट लाइन में परिभाषित करने की अगर जरूरत पड़े तो हम कह सकते हैं कि धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित तथा बहिर्जनित बलों के कारण भौतिक दबाव और रासायनिक क्रियाओं द्वारा धरातल की बनावट में जो परिवर्तन घटित होता है उसे हम भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। एक बार फिर से समझें, धरातल पर जो धरातल के जो पदार्थ हैं उन पर अंतर्जनित और बहिर्जनित इन दोनों शक्तियों के कारण जो भौतिक दबाव और रासायनिक क्रिया होती है उससे धरातल की बनावट में परिवर्तन हो जाता है। इसी परिवर्तन को हम भू आकृतिक प्रक्रिया कहते हैं। इसमें ज्वालामुखीयता तथा पटल विरूपण, ज्वालामुखीयता और पटल विरूपण जो है ये अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। यानी अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रिया जो होती है, जो अंदर से भूमि हमारी पृथ्वी के अंदर से होती है, उसमें 2 घटनाएं होती हैं, वो है ज्वालामुखीयता और पटल विरूपण। ये 2 प्रक्रिया होती है। जबकि बहिर्जनित जो भू आकृतिक प्रक्रिया होती है उसके जो परिवर्तन होते हैं उसमें अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रिया होती है। अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। ज्वालामुखीयता और पटल विरूपण के बारे में आपने पिछले अध्याय में थोड़ा पढ़ा है। आगे इस लेसन में इसको थोड़ा और विस्तार से पढ़ेंगे। साथ ही साथ अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रिया से भी आप परिचित होंगे आगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम आगे के 2 बिंदुओं को लेते हैं, जिसमें से एक है भू आकृतिक कारक। ये क्या है? प्रकृति के किसी भी बहिर्जनित तत्व जैसे जल, पानी, हिमानी, वायु आदि जो धरातली पदार्थों का अधिग्रहण तथा परिवहन करने में सक्षम होते हैं, इन्हें हम भू आकृतिक कारक कहते हैं। समझिए इसको ध्यान से कि प्रकृति के किसी भी बहिर्जनिक तत्व, पृथ्वी के बहिर्जनिक तत्व जो ये पृथ्वी पर परिवर्तनकारी शक्तियों के रूप में कार्य करते हैं, उसमें जल, हिम, वायु ये अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण के मुख्य कारक हैं। ये सब जो धरातली पदार्थों का अधिग्रहण करते हैं और फिर उनको परिवहन करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, इससे भू आकृतिक, यानी इनको हम भू आकृतिक कारक कहते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि भू आकृतिक कारक और भू आकृतिक प्रक्रियाओं में अंतर क्या है? तो बहुत सूक्ष्म अंतर है। खासतौर से जो बाह्य कारक हैं, इनका भू आकृतिक प्रक्रियाओं में जो बहिर्जनित कारक हैं उनका और भू आकृतिक कारक जो हैं आपके, इनमें बहुत सूक्ष्म अंतर है या नहीं के बराबर अंतर है, आप ये कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि व्यापक जो है अर्थों में अगर हम देखें तो बहता हुआ जल, भूमिगत जल, हवा, हिमानी, लहरें, धाराएं, ये सब भू आकृतिक कारकों के अंतर्गत हैं। यानी ये भू आकृतिक कारक के रूप में हम इनकी गणना करते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम इस आखिरी बिंदु की बात कर लें। इसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण और ढाल प्रवणता दोनों में बहुत निकट का संबंध है। ढाल प्रवणता का मतलब होता है ढाल, जिससे पानी या कोई भी चीज नीचे की ओर जाए।
तो गुरुत्वाकर्षण और ढाल जो प्रवणता है वो अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण इन सारी प्रक्रियाओं को सक्रिय करते हैं। यानी पृथ्वी तल पर, भूतल पर जो अपर्दन, निक्षेपण और परिवहन की प्रक्रिया होती है वो गुरुत्वाकर्षण और ढाल प्रवणता के कारण होती है। इसके अभाव में गतिशीलता संभव नहीं है। गुरुत्वाकर्षण वास्तव में एक ऐसा बल है जिसके माध्यम से हम धरातल के संपर्क में रहते हैं। आप सभी जानते हैं कि हम इस पृथ्वी पर टिके हुए हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। यह वह बल है जो भूतल के सभी पदार्थों के संचलन को प्रारंभ करता है। सभी संचलन, चाहे वो पृथ्वी के अंदर से या सतह पर, ढाल प्रवणता के कारण ही घटित होता है। जब कहीं ढाल होगा तो नीचे गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की चीजों को अपनी तरफ खींचकर लाएगा। ठीक है, तो ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर जाना या उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्रों की ओर हवा का संचलन, ये सारी चीज गुरुत्वाकर्षण के कारण ही संपन्न होती है। तो गुरुत्वाकर्षण इस संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों, ये इस लेसन की आज की शुरुआत थी। अब हम जो भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं इसके अंतर्गत जो आपने दो तरीके के बल आज पढ़े, अंतर्जनित बल और बाह्यजनित बल, इन दोनों को और विस्तार से पढ़ने के लिए और उसके अंतर्गत सम्मिलित तमाम बिंदुओं से परिचित होने के लिए हम लोग आगे के लेक्चर को देखेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।